Okay students, so welcome you all. So students, today we will be talking about the heredity. Okay, so heredity चैप्टर बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में ठीक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट वो आपका होने वाला है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब बच्चों रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे किस तरीके से जो है वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं। जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं बच्चों कि आपका जो लिविंग क्रिएचर्स हैं ठीक है वो एक दूसरे से अलग होते हैं अनलेस वो आपका क्लोन्स हों। ठीक है, जो कि हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कम ही देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर लिविंग क्रिएचर अगर जो आप देखेंगे तो उनमें आपका हमको इस तरीके से क्लोन्स देखने को मिलते हैं जो दो इंडिविजुअल्स या दो से ज़्यादा एक जैसे ही हों बिल्कुल। बट मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता। उनमें आप देखेंगे तो हर एक जो लिविंग बीइंग होता है, इंडिविजुअल होता है, वो दूसरे से अलग होता है। जैसे कि अगर जो हम बच्चों बात करेंगे आपका ह्यूमंस की, तो हर एक ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से अलग है। ठीक है, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, एक ही जाइगोट से बनने वाले ट्विंस जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो आपका एक जैसे दिखते हैं, राइट। बट उनको भी जैसी जैसी सिचुएशन मिलती है उसी तरीके से उनका बिहेवियर डेवलप होता है, तो वो भी आपका फिर लाइफ टाइम में एक दूसरे से बिहेवियरली तो अलग ही हो जाते हैं, है ना। तो जो वेरिएशंस है बच्चों किस तरीके से जो है एक्यूमुलेट होती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, जैसे कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन की बात करें अगर जो, तो जैसे अगर जो अभी हम अपने आप को देखें तो हम ज़्यादा सिमिलर हैं अपने पेरेंट्स से, उससे कम सिमिलर हैं हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, और उससे भी कम सिमिलर होंगे अपने हम जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स से। सिमिलैरिटी तो है बट वो कम है ना। यानी कि ये जो आपका जनरेशन आफ्टर जनरेशन बनती चली जा रही है तो इसमें नए नए इंडिविजुअल्स बीच में आ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे ग्रैंड फादर से ग्रैंड मदर एंड आपका जो है लाइक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे फादर एंड मदर। ठीक है, तो उनके अंदर उनके ट्रेड से बट हमारे अंदर दोनों के आ गए हैं, और जो हमारे मदर या फादर होंगे उनमें भी आपका जो है उनके भी मम्मी पापा होंगे। तो इस तरीके से बच्चों जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन नए नए कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। ठीक है, वो आपका जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो चल रहा है एक्यूमुलेशन का, वो किस तरह से इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स की, यानी कि जो ट्रेड्स है, जो कैरेक्टर्स है किसी भी लिविंग क्रिएचर में बच्चों जो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसको अगर जो आप देखेंगे तो वो दो तरीके के होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं और इनहेरिटेड होते हैं। अब ये क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। एंड बच्चों हम डिस्कस करेंगे आपका कैरेक्टर्स जो कि मेंडल ने, ठीक है ना, ग्रेगर जोहान मेंडल, जीजे मेंडल, जिनको कि हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, इन्होंने ही जेनेटिक्स सब्जेक्ट की बायो के अंदर जो है आपका फाउंडेशन की है। तो इन्होंने कौन से कैरेक्टर्स आपका लिए थे, ठीक है ना, बेसिकली पी प्लांट इन्होंने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका हेरिडिटी के फर्स्ट लेसन में, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हेरिडिटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स। बेसिकली हेरिडिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है पहले इसको समझते हैं बच्चों। हेरिडिटी, सो हेरिडिटी का बच्चों मतलब क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, transmission of traits from one generation to the next. So there will be one generation, right? Parents are going to be there, and its next generation, it means children of that parents are going to be there. So the characteristic properties from parents to the children are going to be transferred. So these are going to be students characteristic properties, your traits. Okay, so this transfer of traits or characters from parents to the offspring, progeny, children is known as, students, your heredity. The phenomena, this whole phenomena is known as the heredity. And students, as we know that when heredity will be happening, characters will be transferring from parents to offspring. Okay, then one offspring will be gathering character from two individuals, one that is going to be mother and other is going to be father. Okay, so here if you see students, father will also be contributing, okay, to the characters. So some traits will be coming from the father side, paternal traits, and some students traits will be coming from the mother side also, that are going to be your maternal traits. So these maternal and paternal traits both will combine together, and then progeny will be decided. Progeny's characters will be decided, offspring's character will be decided, next generation character will be, students, decided. Okay, so it will be a mixture, or we can say this thing will be a kind of hybrid. This thing will be a kind of hybrid, will be having both the characters, maternal and paternal, both the traits and characters are going to be there in mixed form in the progeny or your offspring.
Okay, so students, this is going to be your heredity process. Okay, and when this particular individual that you can see, okay, it is different. It is not like the mother also, and it is not like the father also. Even this mother and father will be having one more, say example, baby. Okay, so you can say this is going to be another progeny or another baby of this particular we can say parent. So these two will also be not same. These two will also not be same. So student, these differences that you can see even among the siblings, except the identical twins, your monozygotic twins, okay, they will be similar. But as I said, they will be getting different type of environment, different types of friend circle, different type of their thoughts are going to be there slowly. So they will also be different in many things later on. But their body structure, their genetics, their like face, ये सब चीजें बच्चों वहां पे भी आपको सेम देखने को मिलने वाली है. ठीक है. सो अब यहाँ पे बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो प्रोसेस हुआ जहां पे आपने देखा कि जो इंडिविजुअल्स है एक दूसरे से अलग है, एक जैसे नहीं दिखते, सेम पेरेंट के ही बच्चे बट एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग टाइप के ट्रेट्स आए हैं. किसी भी दो इंडिविजुअल में सेम ट्रेट नहीं आते आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के पेरेंट्स से. ठीक है. तो एक जो उनका बेबी होगा उसमें दूसरे टाइप के ट्रेट्स आएंगे. ठीक है. जो गैमिट आया है उसके अंदर जो भी क्रोमोसोम्स का सेट है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेट है वो उस बेबी में आएंगे. जो दूसरा बेबी होगा उसमें दूसरे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग जैसे भी आपके उसके अंदर कैरेक्टर्स आए होंगे वो आएंगे. तो कुछ इस तरीके से एक ही पेरेंट के होने वाले भी अलग अलग बेबीज के जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, राइट, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, फीचर्स हैं, वो अलग होंगे. राइट. इसी चीज को बच्चों हम कहते हैं वेरिएशन. ठीक है. तो बच्चों जब हेरिडिटी होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे तो वेरिएशन भी होगा, यानी कि उसमें जो लिविंग इंडिविजुअल्स है वो एक दूसरे से अलग भी होंगे. ठीक है. और जब वो एक दूसरे से अलग होंगे बच्चों, तो यही वेरिएशन फिर उनके थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, फिर उनके थ्रू और आगे जाएगा. तो ये वेरिएशन जो है इकट्ठा होता रहेगा. मतलब वो पेरेंट्स से अलग हैं, उनके बच्चे उनसे अलग होंगे और उनके पेरेंट्स से थोड़ा ज्यादा अलग हो जाएंगे. फिर उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो उनसे थोड़े से कम अलग और उनके पेरेंट्स से और भी ज्यादा अलग और अपने पेरेंट्स से वो थोड़े से मिलते जुलते होंगे. इस तरीके से बच्चों ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस धीरे धीरे होता चला जाएगा. और इवोल्यूशनरी फेज में देखें अगर जो मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अगर जो ऐसे ही वेरिएशंस चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो नई नई स्पीशीज का डेवलपमेंट भी हो जाता है. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो आज के मंकीज हैं और जो हम हैं, किसी मंकी लुकिंग एनिमल से ही आपका जो है हम दोनों ही आए हैं इस दुनिया में अलग अलग होके. मतलब जब ऐसे वेरिएशन इकट्ठा होते रहे तो एक जो रेस थी वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो गई, बाकी अलग अलग मंकीज में कन्वर्ट हो गई जो हमको देखने को मिलते हैं. बट कहीं ना कहीं हमारे रूट्स जो है, हमारे एंसेस्टर जो है वो एक ही है. ठीक है. सो इवोल्यूशनरी फेज में जब बड़े लंबे समय तक बच्चों इस तरीके से हेरिडिटी का प्रोसेस और वेरिएशन इकट्ठा होता चला जाएगा तो नई स्पीशीज का फॉर्मेशन भी उसमें होता है. ठीक है. आप इसमें कुछ एग्जांपल भी आप ले सकते हैं. सिबलिंग्स होते हैं, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं. राइट. क्योंकि अलग अलग तरीके से उसमें जो पेरेंट्स हैं उनके ट्रेट्स जो हैं आके कंबाइन हुए हैं. अब जो ट्रेट्स होते हैं ये आपके दो टाइप के, कैसे कैसे ट्रेट्स होते हैं इनको समझिए. इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन से हैं बच्चों? ये ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि पेरेंट्स से आए हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर. बहुत सारे ट्रेट आप लोग देखते हैं, ठीक है, वो आपका पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं. जैसे किसी पेरेंट की जो है नाक अपने बच्चे से मिलती है, ठीक है, किसी बेबी की जो आवाज है अपने पेरेंट से मिलती है ना, हाइट मिलती है. तो ऐसी चीजें बच्चों पेरेंट्स से डायरेक्टली आई हैं, तो वो क्या है आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं. तो इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन से ट्रेट्स होते हैं बच्चों? दैट विल बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन थ्रू दी जीन्स एंड दी जर्म प्लाज्म. ठीक है. जो भी आपका जेनेटिक कैरेक्टर, जो भी आपका स्पर्म या ओवम था, ठीक है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था उसके थ्रू जो कैरेक्टर बेबी में गया है उसको आपका कहा जाता है जेनेटिक कैरेक्टर. यानी कि डायरेक्टली पेरेंट्स से जो कैरेक्टर है बच्चों आपका जो है बेबी में आ गया है, जीन्स के थ्रू आया है, डीएनए के थ्रू आया है. तो इसको हम कहेंगे बच्चों इनहेरिटेड ट्रेट्स. दूसरे टाइप के बच्चों जो ट्रेट्स होते हैं इनको हम कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स. ये वो ट्रेट्स हैं बच्चों जो कि आपका गेन करेगा कोई इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. ठीक है. जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गन उसका चला गया लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो उसको आया है ट्रेट, वो आपका एक्वायर्ड ट्रेट कहलाएगा. अब इसका एग्जांपल बच्चों बहुत सिंपल एग्जांपल है, हम ले सकते हैं. मान लीजिए कोई आपका पेरेंट्स हैं, बहुत गरीब हैं, किसान हैं, ठीक है, ऐसा होता भी है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं. ठीक है. और उनका आपका एक बेबी हुआ, बड़ा हुआ फिर वो, और
वो आपका एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन गया। जैसे एग्जाम्पल कोई स्कॉलर बन गया बहुत बड़ा, पेरेंट्स तो सिंपल से फार्मर ही थे, ठीक है ना, वो आपका कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन गया। अब इसी में एक थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए वो बॉडी बिल्डर बन गया, तो उनके पेरेंट्स तो फार्मर हैं, वो तो बॉडी बिल्डर नहीं थे, उनकी बॉडी तो वैसी नहीं थी, लेकिन बॉडी बिल्डर जो बच्चे को देखेंगे, बेबी को देखेंगे, तो उसकी बॉडी तो हट्टी कट्टी होगी बिल्कुल, मतलब जैसे उसने बॉडी अपनी बनाई है, डेवलप करी है, ठीक है। तो वो एक्वायर्ड ट्रेट है बच्चों, वो जो उसने अपनी बॉडी बनाई है उस बॉडी बिल्डर ने, वो आपका क्या है, उसकी एक्वायर्ड ट्रेट है, उसके पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, ठीक है ना। अब उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो भी बॉडी बिल्डर होगी, ये भी कोई जरूरी थोड़ी है ना। तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अगर जो उसने बॉडी बिल्डिंग करी तो वो बॉडी बिल्डर बनेंगे, नहीं करी तो वो नहीं बनेंगे, उनकी बॉडी वैसी रह जाएगी, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर बॉडी बिल्डिंग वाला जो उसने फिजिक अपना तैयार किया है बॉडी बिल्डर ने, वो बेटा अपने लाइफ टाइम में उसने तैयार किया है, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से एक्वायर किया है उसने, उसको प्रैक्टिस करके, एक्सरसाइज करके, है ना। तो वो कैरेक्टर ना तो उसके पेरेंट्स में था, ना तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज जाने वाला है, ठीक है। तो इसी को बच्चों कहते हैं हम एक्वायर्ड ट्रेट। जो कोई भी आपका जो इंडिविजुअल होता है, लिविंग इंडिविजुअल जो होता है, वो अपने लाइफ टाइम में जब किसी ट्रेट को एक्वायर करता है तो उसको बच्चों आपका एक्वायर्ड ट्रेट हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेड ट्रेट जो आपका जीन से डायरेक्टली आपको ट्रेवल कर रहे हैं किसी लिविंग बीइंग में, किसी लिविंग क्रिएचर में, उसको हम कह देंगे आपका इनहेरिटेड ट्रेट। और एक्वायर्ड ट्रेट जो बच्चों आपका ट्रेवल होगा, जो आपका क्रिएट होगा, ठीक है ना, लिविंग इंडिविजुअल की लाइफ टाइम के दौरान, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस से, और वो जो भी एक्टिविटीज करेगा उससे वो एक्वायर्ड ट्रेट्स हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब बच्चों मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा? मेंडल, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, मेंडल कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल बच्चों आपका, ठीक है, एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो कंट्री है, वहां पे पुराने जमाने में, जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि स्कूल्स वगैरह तो नहीं होते थे, तो पुराने जमाने में जो पढ़ाई होती थी वो मोनेस्ट्रीज में हुआ करती थी, जैसे कि इंडिया में गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, राइट। तो वहां पे पढ़ाई चलती थी, तो वहां पे मॉन्क्स होते थे, साधु सन्यासी होते थे, यही आपका जो है बच्चों को वहां पे टीचिंग देते थे, राइट। तो ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब मेंडल के टाइम की बात है, तो उस टाइम पे आपका मॉन्क्स थे, मोनेस्ट्रीज थी जहां पे टीचिंग वगैरह करते थे वो, और टीचिंग होती थी। तो मेंडल भी बच्चों ऐसे ही मॉन्क थे, एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, जिनको आपका जो है बेसिकली टीचिंग से बहुत लगाव था। हालांकि वो अपनी टीचिंग वाली जो एग्जामिनेशन उसको इनिशियली पास नहीं कर पाए थे, बट उनका लगाव था, मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है, और उनको नेचर से भी बहुत लगाव था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पी प्लांट्स को देखा मोनेस्ट्री में अपने, और पी प्लांट्स को देख के उनको बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखे। उन्होंने देखा कोई जो फ्लावर है पी प्लांट में वो आपका वायलेट है, कोई फ्लावर जो होता है पी प्लांट में वो आपका जो है वाइट होता है, ठीक है। उन्होंने देखा कि दो फ्लावर हैं, वो दो प्लांट है, दोनों के फ्लावर वाइट आपका वायलेट है, बट जब दोनों को क्रॉस किया गया, ठीक है, और उनसे एक नया जो बेबी प्लांट बना उसमें आपके व्हाइट फ्लावर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो पेरेंट्स वायलेट हैं, मदर और फादर दोनों पेरेंट्स प्लांट जो हैं उनके जो फ्लावर हैं वो वायलेट हैं, तो बेबी का जो फ्लावर है वो व्हाइट कैसे हुआ? रीजन क्या है इसका? ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स और देखिए, सीड का शेप देखा, सीड का कलर देखा, पॉड का शेप देखा, पॉड का कलर देखा, प्लांट की हाइट देखी, फ्लावर की पोजीशन देखी। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स बेसिकली उन्होंने देखे, और उन्होंने प्लांट्स में उन कैरेक्टर्स के जो है ट्रांसमिशन को स्टडी किया हेरिडिटी की प्रोसेस में। जब वो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर्स जा रहे थे, किस तरीके से जा रहे हैं, किस तरीके से कॉम्बिनेशन उसके क्रिएट हो रहे हैं, इस चीज को उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बच्चों कुछ कंक्लूजन्स दिए, ठीक है। उन कंक्लूजन्स पे जो जेनेटिक्स के रूल्स चलते हैं, जो जेनेटिक्स की हम पढ़ाई करते हैं बच्चों, उसी को बच्चों हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। हालांकि हम मेंडल के टाइम से काफी आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेंडल जो हमें बता के गए थे उनसे वो प्रूफ नहीं होती, उसकी चीजें हमने बाद में खोजी हैं, बाद में हमको चीजें पता चली हैं, दूसरे साइंटिस्ट ने हमको बताई हैं, राइट। बट स्टिल क्योंकि मेंडल ने अपने समय से बहुत आगे की चीज की थी अपने टाइम पे, ठीक है, रिसोर्सेज उतने ना होने के बावजूद, राइट। और इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो कि काफी इनक्रेडिबल आपका जो है कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ साइंस, बायो बेसिकली, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और जेनेटिक्स पे कोई बात पहले नहीं होती थी, मेंडल ने ही जेनेटिक्स, जो बेसिकली आज की सबसे मॉडर्न बायोलॉजी की जो ब्रांचेस देखेंगे उसमें एक जेनेटिक्स है, ठीक है, तो उसकी आपकी फाउंडेशन इन्होंने करी, यानी कि मेंडल ने, राइट। सो मेंडल की बच्चों अगर जो इनहेरिटेंस की हम बात करें, ये आपका मेंडल, ठीक है।
सो बेसिकली बच्चों अगर जो हम मेंडल की यहाँ पे बात करेंगे, राइट, सो मेंडल ने 1856 से 1863 के बीच में अपने जो है इनहेरिटेंस के लॉज दिए थे, जिनको हम कहते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। 3 लॉज हैं, ठीक है, बेसिकली इन्होंने 2 ही लॉ दिए थे। जब इन्होंने अपनी डिस्कवरी की थी बच्चों, तो उस टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं हुई इनकी डिस्कवरी, जो भी इन्होंने खोजा था, जो भी इन्होंने पब्लिश किया था अपना वर्क, ठीक है। इनके डेथ के बाद स्टूडेंट्स काफी टाइम बाद, ओके, 3 साइंटिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट आए, ठीक है, जो कि आपका नीचे आपका नेम दिया हुआ है, हुगो डिवेरिस थे, कार्ल कॉरेंस थे एंड एरिक सिकमार्क थे, ठीक है। तो ये आपके 3 साइंटिस्ट आए और इन तीनों साइंटिस्ट ने इनके काम को रीडिस्कवर किया। इनका जो काम था बच्चों, जिन्होंने किया था, वो जो है उस टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। उस टाइम पे डार्विन की जो थ्योरी थी उसमें बायोलॉजिस्ट ज्यादा बिजी थे, तो इनके वर्क की तरफ उनका ध्यान नहीं गया और इनकी डेथ के लगभग स्टूडेंट्स आपका जो है 25 to 30 इयर्स बाद जो है एक्चुअली जो है इनके वर्क को दोबारा से डिस्कवर इन 3 साइंटिस्ट ने किया। तब इन्होंने बताया दुनिया को किस तरीके से जो मेंडल है अपने समय से बहुत आगे की चीज करके गए हैं, ठीक है। तब इन्होंने डिस्कवर किया तो इन्होंने एक पर्टिकुलर लॉ और उसके थ्रू निकाली, जो मेंडल ने आपका जो वर्क किया था उसके अकॉर्डिंग। तो 2 तो इनहेरिटेंस की लॉ जो है मेंडल ही देके गए थे, एक रिडिस्कवरी के टाइम पे बनी, बट तीनों को हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ही कहते हैं। तो 3 लॉज हैं बेसिकली बच्चों, ठीक है। सो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, बट यहां पर ये था बच्चों मेंडल के बारे में, राइट। अब मेंडल ने बेसिकली स्टूडेंट्स जो आपका काम किया था वो किया था आपका पी प्लांट पे, यानी कि, ठीक है, जो आपका मटर का पौधा होता है बच्चों, इसके ऊपर जो है मेंडल ने बेसिकली अपना जो है वर्क किया था, ठीक है। तो पी प्लांट को ही इन्होंने क्यों चुना? पहली चीज तो उन्होंने पी प्लांट को देखा तो उसे फैसिनेटेड थे थोड़ा सा कि आपका जो इसमें किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं इसके अंदर, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रही थी। एक तो ये भी रीजन था। दूसरा बच्चों, जो आपका पी प्लांट होता है ये इजी टू कल्टीवेट होता है, इसको आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक है। इसमें ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार आपने उगा दिया तो पी का प्लांट प्रोटीन वगैरह तो लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है ना, इसके अंदर लेग्यूम्स होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि आपका बेसिकली फिक्स करता है नाइट्रोजन को, है ना। तो वो आपका ये खुद ही नाइट्रोजन वगैरह तो एनवायरनमेंट से ले लेता है बहुत आसानी से, है ना। तो जो पी प्लांट होता है बच्चों, उसको मिनिमम केयर चाहिए होती है, एक बार जब उगा दिया जाता है उसके बाद तो आसानी से ये जो है ग्रो कर सकता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर जो हम देखेंगे, जो हमारा पी प्लांट होता है इसकी एनुअल जो प्लांट लाइफ होती है वो काफी छोटी होती है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। अब हम बच्चों क्या कर रहे हैं? जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। जब हम जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि जो नेक्स्ट पर्टिकुलर जनरेशन आ रही है बेसिकली, ठीक है, वो जल्दी आ जाए, फिर उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो और जल्दी आ जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन और जल्दी आ जाए, ताकि हमको जनरेशन आफ्टर जनरेशन पता चल सके ना कि हमारा कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो स्टडी कर पाएंगे। तो जब बच्चों हमें जेनेटिक्स की स्टडी करनी होती है, हेरिडिटी की स्टडी करनी होती है, तो हमको ये चाहिए होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जल्दी आए। अब ह्यूमंस पे स्टडी करने लगे या किसी और एनिमल पे स्टडी करने लगे, उनकी लाइफ तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स है। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर बेबी ही समझिए कि मैच्योर जब तक होगा तो 20 ईयर्स तो मैच्योर होने में लग जाएंगे एक ह्यूमन को, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट बेबी होगा, फिर वो मैच्योर होगा, है ना। इतने टाइम में पता चले जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहा है वही नहीं है इस दुनिया में, राइट। सो बच्चों स्टडी करने के लिए जब हेरिडिटी जेनेटिक्स की जैसी चीजें हम स्टडी करते हैं तो हमको एक ऐसा आपका प्लांट या फिर लिविंग क्रिएचर चाहिए होता है जिसका लाइफ स्पैन छोटा हो, वो जल्दी से मैच्योर हो, जल्दी से नेक्स्ट जनरेशन दे, फिर उसकी और नेक्स्ट जनरेशन भी और जल्दी मतलब जल्दी उसकी नेक्स्ट जनरेशन आती रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनरेशन हम उसकी स्टडी कर सके और अपने जो है जो भी स्टडी है उसको कंप्लीट कर सके, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट पॉइंट था तो ये था, इसके अंदर शॉर्ट लाइफ स्पैन था, तो जल्दी से मैच्योर होकर अभी नेक्स्ट जनरेशन ये दे देता था, ठीक है, पी प्लांट। इसके बाद बच्चों ये बोथ सेल्फ पॉलिनेटिंग एंड क्रॉस पॉलिनेटिंग था, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन विद इन दी प्लांट पॉलिनेशन भी हो जाता था, एंथर से पोलन ग्रेन का मूवमेंट टू स्टिग्मा, एंड 2 प्लांट्स के बीच में भी एंथर से पोलन ग्रेन जो है उड़ के स्टिग्मा पे जाते थे। क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन दोनों टाइप की पॉलिनेशन इसमें हमको देखने को मिलते थे। फर्टाइल हाइब्रिड्स बन जाते थे, ऐसे हाइब्रिड्स जो कि नेक्स्ट जनरेशन के बेबीज को जन्म दे सके, ऐसे हाइब्रिड्स बड़ी आसानी से बनते थे। इजिली कॉन्ट्रास्टिंग डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स थे, जैसा कि मैंने आपको बताया ये कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे 7 कैरेक्टर्स। तो क्या क्या कैरेक्टर थे उनके? सीड को लिया था उन्होंने, सीड में उन्होंने शेप को देखा और कलर को देखा। तो शेप आपकी 2 टाइप की थी, राउंड और रिंकल्ड। कलर आपका 2 टाइप का था, येलो और ग्रीन। ऐसे ही फ्लावर का कलर लिया, फ्लावर वायलेट और व्हाइट कलर का था। शेप ली उन्होंने पॉड की, तो इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड था। पॉड का कलर लिया उन्होंने तो ग्रीन और येलो था। फ्लावर की पोजीशन ली एक्सियल और टर्मिनल थी, ठीक है।
इसके बाद बच्चों उन्होंने हाइट लिया स्टेम का, ठीक है, तो वो हाइट टॉल था और शॉर्ट था। तो ये 7 कैरेक्टर्स इजीली डिटेक्टेबल थे, ऐसे ही दिख जाते थे कैरेक्टर, और उनमें परफेक्ट कॉन्ट्रास्टिंग पेयरिंग थी, ठीक है। एक कैरेक्टर का ट्रेट जो है ऐसा है तो दूसरा ट्रेट ऐसा है, दूसरे कैरेक्टर का फर्स्ट ट्रेट ये है तो दूसरा ट्रेट ये है, दोनों में से एक विजिबल होता था, एक नहीं होता था, तो कॉन्ट्रास्टिंग डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स थे। नेक्स्ट ये स्मॉल स्टेचर था, ठीक है ना, लार्ज फ्लावर्स थे जिनमें कंट्रोल्ड ब्रीडिंग की जा सकती थी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका जो है फीचर हम लोग देख सकते थे, जो कि मेंडल के आपके पी प्लांट्स थे उनमें, राइट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज जो थी, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, ठीक है ना, प्रोड्यूस हो जाते थे, ठीक है, जिससे एक्सपेरिमेंटल एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाता था। तो एक ही जो प्लांट है, अगर जो देखेंगे आप पी का, तो कई सारे सीड्स दे देगा, कई सारे पॉड देगा, उस पॉड में कई सारे सीड्स होंगे, ठीक है, ऐसे कई सारे पॉड्स होंगे, कई सारे प्लांट होंगे जब एक ही जनरेशन के, तो उसमें कई सारे सीड, तो जितने ज्यादा सीड होंगे बच्चों उतना ही ज्यादा हमको आपका जो है उनको स्टडी करके एक कंक्लूजन निकालने में मदद मिलेगी। तो वो भी चीज थी यहाँ पे, राइट। तो कुछ इस तरीके से जो मेंडल थे बच्चों, उन्होंने आपका जो है पी प्लांट को लिया इन सब इंपॉर्टेंट ओके रीजंस की वजह से। तो ये क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स वहां पे लिखेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट राइट इन दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ हेरिडिटी 1, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। इन नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन स्टूडेंट्स, मेंडल के ही आपके जो आगे के एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं बेसिकली, अगर जो हम बात करें आपका जैसे उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, उसके बाद उन्होंने अपनी फर्दर उसमें जो एक्सप्लेनेशंस दी डाई हाइब्रिड क्रॉस में, फिर उनके जो तीनों लॉज हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ नाइस इवनिंग, गुड नाइट एवरीबॉडी।